नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज झूठ का कारोबार राजनीति के बाजार में धड़ल्ले से हो रहा है और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है कि उसने ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुना ज्यादा की थी। अब इंडिया ये जानना चाहता है कि केजरीवाल सरकार ने ऐसा झूठ कथित तौर पर क्यों बोला। इसीलिए सबसे ज्यादा 34% इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या ऑक्सीजन पर केजरीवाल ने अदालत से झूठ बोला, जबकि 24% इंडिया ये जानना चाहता है आज की वोटिंग में कि क्या एक बार फिर किसान दिल्ली में बड़े प्रोटेस्ट के लिए लामबंद हो चुके हैं। जबकि 14% लोग आज इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 371 से क्या कश्मीर में 370 पर बिगड़ी बात बन सकती है। 370 का जवाब 371 है क्या। दिल्ली में जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें टूट रही थी, उस वक्त झूठ का कारोबार सच की सांसों पर भारी पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के बारे में कहा गया है कि यहां ऑक्सीजन की जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली सरकार ने मांगी थी। ये एक ऐसा कथित तौर पर झूठ था जिससे आपदा काल में लाखों की जिंदगी दांव पर लग सकती थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? मैं भीख मांग मांग के पैसे लाया हूँ जी। हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया। 4 गुना झूठा साबित हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केजरीवाल झूठ बोल रहे थे? 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया। क्या दिल्ली में सियासत के चक्कर में हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ? अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए। क्या केजरीवाल की वजह से दूसरे राज्यों को भुगतना पड़ा खामियाजा? जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये तस्वीरें देश कभी भूल नहीं सकता। रोते बिलखते लोग, टूटती हुई सांसों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन तलाशते लोग। कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है, हमारे परिजन बीमार पड़े हुए हैं। और रोज टीवी पर ऑक्सीजन की कमी का रोना रोते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए तब केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जरूरत के हिसाब से केंद्र कम सप्लाई दे रहा है और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और तब जाकर ये समस्या हल हुई। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कमेटी ने माना है कि दिल्ली ने ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया। दिल्ली ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी वो जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी। कमेटी ने बेड कैपेसिटी के हिसाब से ये गणना की है। कमेटी के मुताबिक दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन की मांग की। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। इसके साथ ही
कोर्ट ने दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए एक सब ग्रुप बनाया था। इसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ IAS अफसर शामिल थे। इस सब ग्रुप को पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि दिल्ली के पास सरप्लस यानी अतिरिक्त ऑक्सीजन था जो दूसरे राज्यों को मिल सकता था। दिल्ली को लगातार ज्यादा ऑक्सीजन देने से एक राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट बाहर आई तो सियासत में घमासान मच गया। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे अरविंद केजरीवाल की बाजी पलट गई और केंद्र बीजेपी के पाले में आ गिरी। झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगे तो मनीष सिसोदिया डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आ गए। सिसोदिया ने रिपोर्ट के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो। झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। केजरीवाल सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने सियासी ट्वीट जरूर किया। मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब इस नए खुलासे से दिल्ली सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो अंतरिम रिपोर्ट है। 30 जून को मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी के आधार पर ऑक्सीजन की मांग के आकलन के तरीके को अव्यवहारिक बता चुका है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर कोर्ट का क्या रुख रहता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई में यह मुद्दा जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली से एबीपी न्यूज के लिए निपुण सहगल। केजरीवाल सरकार का झूठ कैसे पकड़ा गया? जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन ऑक्सीजन ऑडिट की बात की थी। एक कमेटी बना दी थी जो पता करे कि जब मुंबई में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में काम चल जाता है तो दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों चाहिए। वैसे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार को कई बार फटकार मिली थी, नाराजगी झेलनी पड़ी थी। अदालतों की नाराजगी केंद्र सरकार से भी थी, केंद्र को भी कई बार फटकार पड़ी अलग अलग मुद्दों पर। 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हम लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। सरकार जमीनी हकीकत से इतनी अनजान कैसे है? 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। सिस्टम आपका पूरी तरीके से फेल हो गया है। उसी दिन हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को चेतावनी दी, एक भी मरीज मरा तो आपको लटका देंगे। 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार लगी थी कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम अवमानना की कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। 5 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को फटकारा कि शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में सर धंसाइए, हम ऐसा नहीं कर सकते। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी दी एक बार फिर से कि आप हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर ना करें। तो जिस वक्त दिल्ली के लोग इलाज के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार टोपी ट्रांसफर में लगी थी, यानी एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। लेकिन अगर आज
ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार के झूठ की पोल खोली है, तो सवाल यह भी है कि क्यों दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी हैसियत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे। क्या उनको इस बात का डर था कि दिल्ली में और ज्यादा मौतें हो सकती हैं और ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, या वो स्टोर करके, जमाखोरी करके रखना चाहते थे? अप्रैल और मई का ये वो मंजर है जब दिल्ली में हर तरफ चेहरों पर दर्द नजर आ रहा था। कोरोना की दूसरी लहर का कहर ऐसा था कि लोग पनाह मांग रहे थे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। कोरोना में जीवन देने वाली ऑक्सीजन गायब थी और लोग दर-दर भटक रहे थे। हॉस्पिटल ने भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते। अब कोई ये चीज इनकी लैंग्वेज है कि मरने दो। हालात ये थे कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। 2 से 3 हजार में मिलने वाला सिलेंडर 12-12 हजार तक बिक रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह के स्टिंग ऑपरेशन में ये कड़वी हकीकत सामने आई थी। सर कितने का देंगे? 12,000 और अटैचमेंट साथ में दे रहे हैं? नहीं, अटैचमेंट नहीं। एक तरफ सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन, तो दूसरी तरफ लोग अस्पतालों के बाहर खड़े थे, लेकिन अस्पताल भी इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे। आरोप लगा कि 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हुई। 24 अप्रैल को ही गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत की खबर सामने आई। 1 मई को बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 मरीजों की मौत का आरोप लगा। अब बीजेपी इन मौतों का हिसाब मांग रही है। जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पर दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे और आरोपों की टोपी केंद्र सरकार के सिर पर रख दी। ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। अप्रैल में केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा 300 मीट्रिक टन बढ़ाया, तो दिल्ली सरकार ने उसे 590 मीट्रिक टन करने की मांग की। 1 मई को ये मांग बढ़कर 700 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। तो ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जो इंटरिम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें एक बहुत अहम बात है। रिपोर्ट का ये हिस्सा दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। ध्यान से देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामले भी मिले जहां अस्पतालों को किलोलीटर और मीट्रिक टन का अंतर नहीं पता था। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हैरानी की बात है कि दिल्ली सरकार ने आंखें मूंदकर उन तमाम बातों को मान भी लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि एक छोटे से अस्पताल को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। दिल्ली सरकार की बढ़ी हुई मांग ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के समय केंद्र सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी थी, लेकिन आज इस रिपोर्ट से उसे राहत मिली होगी। लेकिन आपकी राहत के लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना से अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है, और इसके लिए करना क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो है मास्क पहनने का। और अपना मास्क पहनिए, दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करिए। इसीलिए आप जैसे तमाम लोगों के लिए हमने #MaskUpIndia नाम की ये मुहिम चलाई है, और इस मुहिम का सिर्फ एक मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान को इस मुहिम के साथ जोड़ना है, और इस तीसरी लहर से बचने के लिए ये तय कर देना है कि हम सबको वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनकर रहना ही है। ध्यान से सुनिए, वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, तब भी मास्क जरूर पहनिए। फिलहाल रुक करते एक और मोर्चे का, जहां सरकार और किसान अब आमने सामने हैं। कल एक बार फिर 26 तारीख आ रही है और किसान दिल्ली के दरवाजे पर फिर दस्तक देने पहुंच गए। किसान चट्टान की तरह खड़ा है।
हमारे और 500 ट्रैक्टर आ रहे हैं कल पीलीभीत से। ये आंदोलन लगातार बढ़ता रहेगा, ये सालों चलेगा आंदोलन। सरकार के दिमाग में से 26 तारीख नहीं निकलनी चाहिए। 26 तारीख किसान आंदोलन में खासी अहमियत रखती है। 26 तारीख को ही 7 महीने पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च हुआ था, जिसकी तस्वीरों ने देश को शर्मसार कर दिया था। जनवरी से ही इस आंदोलन की चमक फीकी पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन किसान धरने पर जमे रहे। कोरोना की दूसरी लहर में जब ऐसा लगा कि किसानों का ये धरना खत्म हो जाएगा, तब भी ऐसा हुआ नहीं। हालांकि किसानों की ताकत कम जरूर नजर आई, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर जमे किसानों ने सुस्त पड़ रहे आंदोलन को नई धार देने के लिए अब 26 तारीख ही चुनी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च निकल चुका है और कल वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। तो क्या एक बार फिर 26 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों का रेला दिखेगा? हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा, ट्रैक्टर आते रहेंगे और ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है ट्रैक्टर। दूसरी तरफ देश भर में किसान राज्यों की राजधानी में जुटेंगे और गवर्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कल सारे देश में किसान अपने अपने गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी देंगे कि आपकी सरकार ये कर रही है, ये संविधान के अनुसार नहीं है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री का कहना है कि उन्होंने पहले भी किसानों से बात की थी और अब भी वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसान नेता केंद्र सरकार के रवैये को अड़ियल बता रहे हैं। एक फोन कॉल दूरी पर हैं, दरवाजे खुले हैं, वो दरवाजा कौन सा है बताती नहीं है, फोन नंबर कौन सा है वो बताती नहीं है। तोमर साहब कहते हैं कि 3 काले कानून को छोड़कर कोई भी बात करने को तैयार हैं, तो आंदोलन का बेस ही 3 काले कानून है। किसानों का मूड देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई आर पार की है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए राकेश टिकैत ने संसद में दवाई करने की बात कही है। दवाई देंगे इनको, दवाई कुछ आराम मिलेगा इनको, दवाई देंगे। अरे दवाई तो भाई वोट की दवाई होती है और किसान पे कहीं की दवाई ले रहा, और क्या वो कुंडी सोटा ले रहा। बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद किसान नेताओं के हौसले बुलंद हैं। अगले साल यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चुनाव हैं और किसान नेता चुनाव के बहाने ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। किसानों की मांग जायज हो सकती है, लेकिन ये वक्त नहीं है, कोविड का वक्त है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, भीड़ भाड़ से बचने की बात की जा रही है। उसके बावजूद भी टिकैत साहब लगता है कि अपनी राजनीति को ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट आज भी चल रहा है। फिर इतने बड़े हुजूम को दिल्ली के बॉर्डर पे इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं या एक नए खतरे का, कोरोना के नए खतरे को पैदा करना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं। आज केंद्र सरकार के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद बेहद गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, पूरा देश उनके साथ इस गुस्से में स्वाभाविक तौर पर जुड़ा हुआ है। और इसकी बहुत सीधी सी वजह है ट्विटर ने जिस तरीके की मनमानी की है। जी हाँ, ट्विटर आज भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को, आईटी मिनिस्टर के अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। 1 घंटे के लिए रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट बंद रहता है, क्योंकि ट्विटर को अपनी धमक, अपनी धौंस दिखानी थी भारतीय कानून मंत्री पर, जो कि कानून मंत्री भी है। आज भारत ने ट्विटर को भारतीय कानून के हिसाब से चलने की बात क्या कही, उसने आज अमेरिकी कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए देश के कानून मंत्री का ही अकाउंट 1 घंटे के लिए सीज कर दिया। एक बात याद रखिएगा, खासकर ट्विटर के लोग, आप भले अमेरिकी कंपनी हैं, लेकिन अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान की आवाम आपको इस्तेमाल कर रही है,
तो इसके लिए आपकी लोकप्रियता जो बढ़ी है उसकी बहुत बड़ी वजह और सिर्फ एक वजह है, वो ये कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने, हम जैसे तमाम लोगों ने अपना वक्त, अपनी सोच, अपनी बुद्धिमत्ता आपके प्लेटफॉर्म को दी है, तभी आप पॉपुलर हो पाए हैं। केवल प्लेटफॉर्म बना देने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते थे, उसके लिए आपको भारत का कृतज्ञ होना होगा। और रविशंकर प्रसाद के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे धीरे धीरे अब पूरा मुल्क खड़ा हो रहा है। अमेरिका वाली नीली चिड़िया का मालिक अपनी ताकत के गुरूर में किसी कायदे कानून को नहीं मानता। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कानून और आईटी मंत्री के ट्विटर हैंडल को घंटे भर तक ब्लॉक करने की जरूरत कैसे होती? पहले आप देखिए क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। दोस्तों, आज कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। ट्विटर ने लगभग 1 घंटे तक मेरे अकाउंट तक मुझे एक्सेस देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताया गया। वर्ल्ड पावर वाले देश का होने का गुरूर चेतावनी तक पहुंच गया। कानून मंत्री को ट्विटर ने चेतावनी दी कि खबरदार, अगर फिर से कानून का उल्लंघन हुआ तो रविशंकर प्रसाद का अकाउंट स्थायी रूप से बंद हो सकता है। दरअसल ट्विटर को भारत की बात बहुत बुरी लगी कि उसे भारत में रहना है, कमाना खाना है तो हिंदुस्तान के कानून के नीचे ही रहना होगा। ये दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। ये क्या कहते हैं, व्यापार करेंगे यहां, पैसे कमाएंगे यहां, लेकिन शिकायत करना तो अमेरिका जाओ, किसके पास कुछ पता नहीं है। भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगी एक अमेरिकी कंपनी की मनमानी? बात निकली तो सूचना तकनीक पर संसदीय कमेटी तक जा पहुंच गई। उसके चेयरमैन शशि थरूर ने भी खुलासा किया कि ट्विटर ने मनमाने तरीके से उनका अकाउंट भी लॉक कर दिया। सूचना तकनीक पर बनी संसदीय कमेटी का चेयरमैन होने के नाते हम ट्विटर से जवाब मांगेंगे कि मेरा और रविशंकर प्रसाद का भारत में अकाउंट लॉक करते समय किस प्रक्रिया का पालन किया गया। यही बात रविशंकर भी ट्विटर से पूछ रहे हैं। अकाउंट बंद करने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? भारत में रहकर भारतीय कानून का उल्लंघन क्यों किया? भारत में रहकर अमेरिकी कानून के हिसाब से क्यों चलेगा ट्विटर? मनमाने तरीके से क्यों सूचनाओं को बढ़ाएगा ट्विटर? ट्विटर ने अकाउंट लॉक करने के पीछे अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन को कारण बताया। जवाब में सवाल पूछे जा रहे हैं, भारत में बनी क्लिप्स को जब ट्विटर आगे बढ़ाता है तब कॉपीराइट का मुद्दा क्यों नहीं उठता? तो ट्विटर की चिड़िया की हिमाकत देखिए। रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री के हाथ से वो चिड़िया पकड़ने का जो जाल होता है वो लेके उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो साफ ये बात समझनी होगी ट्विटर को कि ये तो कार्टूनिस्ट इरफान की नज़र से एक तरीका है आपको दिखाने का, लेकिन दरअसल ये स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पूरा हिंदुस्तान ट्विटर के इस मामले पे केंद्र सरकार के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता और कोई नहीं चाहता कि एक अमेरिकी कंपनी भारत में आके अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करे। अमेरिका में उसके लिए कानून कुछ और होते हैं और हिंदुस्तान में आकर कुछ और होते हैं। यहाँ पे काम करना होगा तो हिंदुस्तान के विधान को, संविधान को, कानून को मानना होगा, चाहे वो ट्विटर हो या फिर कोई और ही चिड़िया क्यों ना हो। जम्मू और कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने और देश की मुख्य धारा में उसको जोड़ने की कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ अहम विवाद हैं और उनका समाधान भी जरूरी है। पहला विवाद इस सवाल को लेकर कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लागू रहेगा या लोकतंत्र बहाल होगा। तो लोकतंत्र की बहाली का समाधान समय पर चुनाव है। दूसरा विवाद इस बात को लेकर कि कब तक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य रहेगा, तो इसका समाधान पूर्ण राज्य का दर्जा हो सकता है। और तीसरा विवाद अनुच्छेद 370 और धारा 35A के खात्मे को लेकर है, जिसकी बहाली की मांग पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 की जगह 371 के प्रावधानों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष दर्जा और कुछ सुविधा मिल सकती है और बहुत बड़े हद तक कश्मीर के लोगों की नाराजगी भी दूर हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 का विशेष प्रावधान किया गया था, जिसको अब वापस ले लिया गया है। हालांकि वो एक अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन कई सालों तक चलती रही। अब अगर अनुच्छेद 371 की सुगबुगाहट हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि संविधान की इन दोनों अनुच्छेदों में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं। कैसे 371 370 का जवाब हो सकता है। संविधान के दोनों अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को ही लागू किए गए, लेकिन अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया,
जब अमित शाह ने बिल पेश किया था संसद में, जबकि अनुच्छेद 371 अभी भी जारी है। जब इस पर संसद में शोर मचा कि अनुच्छेद 371 भी क्या खत्म हो जाएगा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 371 खत्म नहीं होगा। अनुच्छेद 370 जहां जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, वही अनुच्छेद 371 से 11 राज्यों के लिए विशेष कानून के इंतजाम किए गए हैं, 11 अलग अलग राज्यों के लिए। अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से संविधान दिया गया था, जबकि अनुच्छेद 371 में संविधान अलग से नहीं है, लेकिन आदिवासी और पर्वतीय इलाकों के लिए अलग कानून की व्यवस्था उन राज्यों के लिए की गई है जहां पर यह लागू है। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए अलग झंडे की भी इजाजत थी, अलग झंडा, जी हां, लेकिन अनुच्छेद 371 में ऐसा ना अलग संविधान है, ना अलग झंडे का कोई प्रावधान है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर में कोई बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता था। वहीं अनुच्छेद 371 में पर्वतीय राज्यों में बाहरी को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। ये समानता है। तो देखा जाए तो अनुच्छेद 371 भी किसी राज्य में स्थानीय लोगों की परंपरा और विकास की हिफाजत कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 पर जैसे अटक गई हैं आगे। इतना ही नहीं, वो लगातार ये राग भी अलाप रही हैं कि पाकिस्तान से भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान से तो कहती है कि पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करो, लेकिन पाकिस्तान से एक बार नहीं कहती कि हिंदुस्तान में होने वाले आतंकवाद को या उन आतंकियों को वो अपने इलाके से खत्म करे। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या पुलवामा में अपने 40 शहीदों को भूल गई महबूबा? क्या उरी से पठानकोट तक पाकिस्तानी आतंक को भूल गई महबूबा? क्या धरती की जन्नत को नरक बनाने वाली पाकिस्तानी हरकत को भूल गई महबूबा? अगर नहीं भूली होती तो सोते जागते मौके बेमौके सिर्फ कश्मीर के लिए पाकिस्तान का राग नहीं अलापती। कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की बंदूकें जब ज्यादा गरजती थीं, तब भी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रति नरमी ही बरती। और अब जब जम्मू और कश्मीर के सारे नेता नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे, जिस तस्वीर को देखकर दुनिया में यह सीधा पैगाम जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, उस तस्वीर की तौहीन करते हुए महबूबा का पाकिस्तानी राग शुरू हो गया, जबकि दूसरे सारे नेता भारत की बात कर रहे थे। इलेक्शंस होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, स्टेट फुल फ्लैज स्टेटहुड देनी चाहिए। गृह मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना वो चाहते हैं। जो बातों से मालूम पड़ा, जो एटमॉस्फेरिक्स था कि नहीं बहुत हो गया, देयर हैज टू बी फेज ऑफ रिकंसिलिएशन। उम्मीद है कि इसी वर्ष आने के अंत तक ये प्रशमन का काम होगा और उसके तुरंत बाद इलेक्शन। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग जम्मू और कश्मीर के नेताओं की मुलाकात और बात में 3 अहम मुद्दे छाए रहे: परिसीमन, चुनाव और पूर्ण राज्य। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उस मीटिंग में भी महबूबा ने पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, जबकि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। वार्ता में शामिल करने की बात नहीं, व्यापार शुरू करने की बात की है। पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने जैसी बातें रखी हैं। हाँ, ये पहले भी होता था, उन्होंने कहा इसको रोकना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं। पर सर इस पर आपको पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी महबूबा हमेशा से करती रही हैं
खासकर राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से उनके तेवर और तीखे हो गए हैं। जब राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है, तो महबूबा ने सवाल तिरंगे पर उठा दिया। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। तिरंगा तो इस देश का हर नागरिक अपने कंधे पर उठाकर चलता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है तिरंगा। लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा को पाकिस्तान के परमाणु बम में ज्यादा दम दिखता है। कूटनीति की टेबल पर कब किससे बात करनी है, इसको विदेश मंत्रालय देख लेता है। लेकिन क्या बातचीत की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की है? अच्छी बात यह होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलके बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। महबूबा की जुबान पर दो बातें चढ़ी हुई हैं, एक अनुच्छेद 370, दूसरा पाकिस्तान से बातचीत। लेकिन इन दोनों के बीच घाटी में शांति और लोकतंत्र की बहाली ज्यादा जरूरी है। जम्मू और कश्मीर कदम दर कदम आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए जम्मू कश्मीर के नेताओं का कहना था कि जल्द से जल्द चुनाव हो। इसके लिए राज्य में विधानसभा की सीटों के लिए परिसीमन का काम चल रहा है। पहले आपको ये बताते हैं कि परिसीमन होता क्या है। सीमा के परे परिसीमन को आप आसान भाषा में इस तरीके से तोड़ के समझ सकते हैं। सीमा किसकी, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जहां पर आप रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के मुताबिक हर 10 साल में जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। ये एक संवैधानिक बॉडी है। आबादी के हिसाब से आयोग सीटों को घटा या बढ़ा सकता है एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी में, चुनाव क्षेत्र में। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में आबादी के मुताबिक सीटों का निर्धारण किया जाता है। यानी अगर आबादी ज़्यादा हो गई है तो सीटों का आबादी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें रिजर्व करना भी इसी की जिम्मेदारी है। यानी परिसीमन आयोग को लगता है कि एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में एक खास कम्युनिटी के लोग हैं जो SC या ST कैटेगरी में आते हैं, तो उस अनुसूचित जाति और जनजाति के हिसाब से वो सीट उनके नाम पर आरक्षित या अनारक्षित की जा सकती है। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कश्मीर में ये परिसीमन आयोग बनाया गया था। इसमें बाकी सदस्यों के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा भी मेंबर्स हैं। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन के लिए 5 और सदस्य हैं, जिनमें 3 सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता जुगल किशोर शर्मा भी इस आयोग के सदस्य हैं। इसी परिसीमन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों से भौगोलिक और जनसंख्या से जुड़ी सूचनाएं अब तक मंगा भी ली हैं। जम्मू और कश्मीर में अब तक 20 जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई है। इसमें पहली बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीटों में आरक्षण का भी इंतजाम होगा। और इसके तहत आपको एक ग्राफिक्स देखना चाहिए। गुज्जर बकरवाल के लिए 2 से 3 सीटें इस आयोग की रिपोर्ट के बाद रिजर्व की जा सकती हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हो सकती हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 1 से 2 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं, ऐसा कि बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के मुताबिक। और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी 1 सीट रिजर्व की जा सकती है। ये सब पहली बार होगा अगर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में इस पर मंजूरी मिल जाती है। परिसीमन आयोग 1952 से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मामले में जल्द ही वो ड्राफ्ट जनता के सामने पेश करेगा, जिसमें आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा और इसी के बाद मतदाता सूची में भी बदलाव होगा। इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल तक चुनाव हो सकते हैं। इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। उन्होंने माना और जल्दी डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे।
इलेक्शन से पहले वो डिलिमिटेशन करना अनिवार्य है। जम्मू और कश्मीर में यही बहस है कि पहले परिसीमन या पहले चुनाव। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पहले परिसीमन होगा तभी चुनाव की बात होगी, जिसका कश्मीर के कई दल विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। जब जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डीलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डीलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये विरोध क्यों है इसे समझिए। जम्मू कश्मीर की पुरानी विधानसभा में कुल सीट थी 111, जिसमें 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर में है। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसमें 4 सीट थी। ये दोनों हटा दें तो सिर्फ 83 सीट रह जाती हैं, जिसमें से जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीट थी। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कुल सीट हो सकती हैं 114। पीओके की 24 सीट हटा दें तो जेकेआरए के तहत नए जम्मू कश्मीर में 90 सीटें होंगी, जिसमें से 46 कश्मीर में और 44 जम्मू हो सकती हैं। यानी जम्मू क्षेत्र को 7 सीटों का फायदा होगा। आबादी के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर की आबादी 68,88,000 है, जबकि जम्मू की आबादी 53,78,000। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस हिसाब से जम्मू में सीट बढ़ाना जायज होगा? एक्चुअली ये सब कंजेक्चर हैं, लोगों के जबरदस्ती राजनीतिक या उसके हिसाब से कंजेक्चर हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचना ही गलत है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपना के पारदर्शी तरीके से सही निराकरण करता है। अगर बढ़ी हुई सीट जम्मू में आती हैं, तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी 6 जिला परिषद चुनाव जीती थी, जो सभी जम्मू में थी। जिला परिषद चुनावों में घाटी की सभी 9 सीटों पर गुपकार गठबंधन जीता था। इसीलिए जम्मू में सीट बढ़ाने का विरोध कश्मीरी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये भी तय है कि पिछले कई दशकों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू उपेक्षित रहा है। जम्मू के राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे कि कश्मीर में ज्यादा सीट होने के चलते जम्मू के हितों को चोट पहुंचती रही है। जम्मू कश्मीर में सीटों पर वोटर्स का बहुत बड़ा भेदभाव है। आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूं, जम्मू गांधीनगर से, वहां पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं 2 लाख वोटर। और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर 17,000, 20,000, 50,000 इतनी सीटें हैं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को ऐसा मापदंड अपनाना होगा कि जिससे कि सभी सीटें बराबर हों। उसमें एरिया आप देख सकते हैं, उसमें आप असेसिबिलिटी देख सकते हैं, उसमें आप टेरर देख सकते हैं, उसमें आप वोटर्स देख सकते हैं, उसमें आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। परिसीमन के जरिए इस अन्याय को कम किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा हो या विधानसभा, आबादी के मुताबिक परिसीमन के जरिए ही सीटों का बंटवारा कर उसे दुरुस्त किया जा सकता है। परिसीमन, डिलिमिटेशन, ये शब्द आजकल आप रोज सुन रहे होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन से सीटों का समीकरण बदल सकता है और जम्मू में जिस पे आज सीटें कम हैं, वहां की सीटें बढ़ सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।